तेलंगाना की आवाम को जानकारी होगी कि जुलाई 1 2024 से एक नया कानून लागू होने जा रहा है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। आज इस नए कानून को जिक्र करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच एक एमिनेंट हाई कोर्ट की लॉयर अफसर जहां जी हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। आपका इस्तकबाल हो मैम। आदाब। और मैम आज हमारे सामने इस लॉ के बारे में जानकारी देगी ताकि आवाम को पता चले कि इस नए कानून में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको समझना चाहिए। एज इट इज सेड दैट नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सो हम चाहते हैं कि हमारी आवाम इस लॉ को समझे। अफसर जहां जी न केवल हाई कोर्ट की एक एमिनेंट लॉयर है पर वो एक एमिनेंट सिविल राइट्स, वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करती है और अवाम के लिए, उनके हक के लिए लड़ती है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो नया कानून लागू होने जा रहा है जुलाई 1 से, ये कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेही है। आप थोड़ा सा पब्लिक को, अवाम को इसके बारे में बताएं। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस नए क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करने के लिए, और इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत भी थी। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो हम इतने सालों से जो क्रिमिनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि रातों रात अचानक से इस तरह से उनको रिप्लेस करके एक पूरा नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, पहले हम इसको समझ लें, बेहतर है। अब जो 1 जुलाई से होगा, ये डिसाइड हुआ है, ये फैसला हो चुका है पार्लियामेंट से कि अब जो 1 जुलाई से जो नया क्रिमिनल लॉ अप्लाई किया जाएगा। देखिए, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 लॉज के साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ गवर्न किए जाएंगे। तो इस तरह से 2 कैटेगरीज, 2 सेट ऑफ लॉज के कैटेगरीज हो गए। एक तो वो जो जुलाई 1 से पहले जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उन पर जो प्रीवियस क्रिमिनल लॉज थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, वो चलेंगे, उसको लागू किया जाएगा। दूसरे जुलाई 1 के बाद जो भी केसेस, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे, उनके ऊपर जो है, जो अब नया कानून जो बना है, क्रिमिनल लॉज इसको रिप्लेस करने वाले हैं। हमारे अर्लियर क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, बीएनएसएस और साथ में हमारा बीएसए, ये जो भी आए हैं नए नाम के साथ, ये इन पर लागू होंगे। तो इस तरह से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स का ये ओपिनियन है मैम, वो कह रहे हैं कि ये सारा जो होगा कि जुलाई 1 से पहले वाले केसेस पर प्रीवियस लॉज, पुराने क्रिमिनल लॉज अप्लाई होंगे, और जुलाई 1 के बाद जो केसेस रजिस्टर होंगे उस पर अब जो नए लॉज आए हैं उनको लागू किया जाएगा। तो ये अपने आप में इंडियन कोर्ट्स के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट कर सकता है। ना ही कन्फ्यूजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स का ये कहना है कि ना ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बल्कि जो ऑलरेडी डिलेड जस्टिस का जो एक चलन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अपनी जो वहाँ लिमिटेशंस है, जुडिशल सिस्टम की अपनी एक पूरे मैकेनिज्म में जो एक लिमिटेशन है, इसको एग्रीवेट कर देगा। मैम सॉरी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगी आपको। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हमारे पास इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कितने लोग जानते हैं ये नया कानून, उनकी ट्रेनिंग क्या हो चुकी है या और बाकी है? अगर 6 महीने से ट्रेनिंग चल रही है सुना है, हाँ। लेकिन क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि जो पुराने लॉज है वो पुराने लॉ के तहत डील किए जाएं और जो नया कानून है उसके नए कानून के तहत में उसको डील किया जाए? आप क्या समझते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कोई खास ही फर्क नहीं आया। वही पुलिस होगी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, इस तमाम पूरे मैकेनिज्म के लिए वही पुलिस होगी, वही एडवोकेट्स, लॉयर्स होंगे, but it can create a confusion, होंगे. It can create a confusion whether this, I mean, the old laws are going to be under old laws. वही, this is the major concern of this new law, that it might create lot of confusion in the courts itself. It might aggravate the delay already where we are delayed, the justice is delayed, or the entire mechanism and system
delays in getting availing the justice, it would really more aggravate this. यही तो कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स का। अब हम ये देखते हैं, जो आप ये कह रहे थे कि क्या ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है या ट्रेनिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहेगा, वही कोर्ट्स में ही लागू होगा, वही पुलिस होगी, वही लॉयर्स हम होंगे, वही हमारे फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स होंगे, वही कोर्ट्स होंगे जहां आपको न्याय के लिए या फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस के लिए जाना होगा। लेकिन अब देखिए, जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत ही प्राउडली ये कहा कि ये जो हम नया कानून क्रिमिनल लॉ लाने वाले हैं, ये हम इसलिए ला रहे हैं सो दैट लोगों को, आवाम को, इट शुड, यानी हम कॉलोनियल माइंडसेट से फ्री करने का इनका मकसद रहा। अब यहाँ पे सोचने की बात ये आती है कि अगर आप कॉलोनियल माइंडसेट से लोगों को फ्री करने के लिए ये नया क्रिमिनल लॉ अगर ला ही रहे हैं, ला चुके हैं, तो फिर अगर आप गौर से देखें इन तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की जगह जो नए बीएनएसएस और बीएसए जो आया है, अगर इनको आप करीब से इनको पढ़ेंगे और अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि जहां सीआरपीसी है, 95% ऑफ सीआरपीसी कट, कॉपीड और पेस्टेड लगते हैं। तो क्या ये अमेंडमेंट से कुछ फायदा नहीं होता था अगर अमेंडमेंट्स ला रहे थे? वही मैं कह रही हूँ, ये पूरा अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरा रिप्लेस करना है। अमेंडमेंट अलग होता है और पूरा रिप्लेस कर देना अलग होता है। तो यहाँ पुराने लॉस को रिप्लेस किया गया है नए लॉ से, यहाँ अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट का नाम दिया गया है। मतलब उन्होंने कहा कि हम पूरा नया कानून ला रहे हैं, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, 23 न्यू सेक्शंस इन्होंने यहाँ पर नए लेकर आए हैं। तो जहाँ पर सब कुछ, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस जो है अर्लियर लॉस की तरह अर्लियर प्रोविजंस को ही रखा, तो फिर ये सारा कुछ, ये पूरा कंप्लीट ओवरहॉल करने की ज़रूरत ही क्या थी? ये खुद अपने आप में एक सवाल है, तो जिसका जवाब वो अमित शाह जी दे सकते हैं या फिर हमारी सरकार ही दे सकती है। मैं इसका जवाब तो मैं ही एक सवाल उनके पास रखती हूँ। और आप ये भी देखिएगा, जिस तरीके से ये कानून पास किया गया, ये खुद अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किया गया। ये दिसंबर, आप जानती हैं कि दिसंबर 2023 में, लास्ट 2023 में इन्होंने ये इस लॉ को, इस बिल को पास किया, और उस वक्त पास किया जब 144 ऑपोजिशन मेंबर्स, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जब सस्पेंड इन्होंने कर दिए ऑपोजिशन मेंबर्स को, 144 ऑपोजिशन मेंबर्स को इन्होंने जब सस्पेंड किया, उसी वक्त कुछ मिनट्स में इन्होंने इस कानून को पास कर दिया बिना किसी डिस्कशन के। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख दिया, बिना कोई यानी ऑब्जेक्शन को कंसिडर करते हुए। तो ये सारा प्रोसीजर आप देखिए, ये खुद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर लगता है ऑफ पासिंग अ लॉ और इनैक्टिंग अ न्यू लॉ। ये बिल्कुल उसके खिलाफ है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो इसका खुद एक आर्बिट्ररी फाउंडेशन, खुद एक आर्बिट्ररीनेस बताता है। और इसके अलावा लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इसकी। ये जो नया कानून है उसमें एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट भी लाई गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि आई मीन, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? ये एक अच्छी बात मुझे भी लगती है पर्सनली भी, कि जहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी बेल्स पर काम करती हूँ, मार्जिनलाइज्ड प्रिजनर्स पर काम करती हूँ, और पेटी ऑफेंडर्स को और जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को हम बेल्स या फाइन्स देके छुड़वाना चाहते हैं। तो ये जो आया है नया कानून, वो कहता है कि बेल्स वगैरह की बात नहीं करता, लेकिन उसको जो सज़ा होगी पेटी ऑफेंसेस में, वो ये होगी कि वो फाइन ना भरे, ना बेल्स, बल्कि वो कम्युनिटी सर्विस कर दे। तो जो लोग पैसे भर के फाइन देकर या बेल फाइन्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे इन पेटी ऑफेंसेस में, अब वो कम्युनिटी सर्विस करके बाहर आ सकेंगे। तो ये एक इसकी एक अच्छा हिस्सा लगता है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं कि नया है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए। ऐसे कई जजमेंट्स है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने, हमारे ऑनरेबल जजेस ने ऐसी सज़ाएं कुछ इंस्टेंसेस में दी हैं। ये कोई नई चीज़ हमारे लिए ये भी नहीं है कि बहुत
कुछ नया हुआ हो, लेकिन हाँ पहले ये कोट नहीं किया गया था, इसको प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया गया था। एक प्रोविजन की सूरत में, जजमेंट नहीं बल्कि एक प्रोविजन बनाकर इसको रखा गया है। दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस एंटायर न्यू लॉ। आपने कहा कि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ हमारे अवाम को बता सकते हैं कि इसमें, इस कानून में क्या अच्छा है? मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ नया इन्होंने इन्वेंट नहीं कर दिया। मैंने कहा ना जैसे अभी आपको कि जो पहले से ही प्रोविजंस थे उसको कट कॉपी पेस्ट किया हुआ मामला है ये सारा। हाँ, कुछ चीज़ें लाई हैं जो मुझे कंसर्न की बात होगी। जो अच्छी बात आप पूछ रही हैं वो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि जो फाइन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पेटी ऑफेंसेस, छोटे जुर्म जिसने किए हों, वो कम्युनिटी सर्विसेज करेंगे तो उनको एक सबक मिल जाएगा, कम्युनिटी को फ़ायदा होगा कि उनकी सर्विसेज वो ले पाएंगी। तो ये एक छोटी सी बात है जो इतनी बड़ी मुझे नहीं लगती और कोई नई चीज़ नहीं लगती। हाँ, लेकिन कंसर्न की बातें, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके बहुत बड़ी कंसर्न्स उठी हैं। हमारे जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी मेजर कंसर्न्स को लेकर बहुत अपनी फ़िक्र को ज़ाहिर किया है। जैसे अगर मीडिया पे देखें तो सभी सारे सीनियर एडवोकेट्स इसको लेके कंसर्न है। ये भी न्यूज़ है कि बार एसोसिएशंस इसको प्रोटेस्ट करना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट का इजहार कर रहे थे। आपने कहा कि रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट अच्छा एक ये है, बट रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट में लोगों को पता चल, एक मासूम अगर जेल जाता है या उसे सजा होती है तो बेल देकर, कुछ कानून में वो बेल देकर छोड़ दिया जा सकता है और किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर उसको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए जबरदस्ती किया जाता है तो सारे अवाम को पता चल जाता है कि ये एक कैदी है, हाँ, एक ऑफेंस इसने किया है। तो हाउ इज इट गुड मैम? गुड इस तरीके से हुआ जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बाहर आने के लिए, वो उस पर्सपेक्टिव से तो वो अच्छी बात है कि जो फाइन पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर वो सोल ब्रेड विनर हो अपनी फैमिली का, उसकी इमेज की बात अलग है। जब उसने गुनाह किया, कोई क्राइम किया तो क्राइम ही है। अब उसकी आइडेंटिटी छुपाई तो नहीं जाती, क्योंकि जो भी कोर्ट में होता है वो ओपन कोर्ट में होता है। कोई हमारे यहाँ प्रोसीडिंग्स रेयरेस्ट केसेस में वो अलग कैटेगरी ऑफ केसेस है जहाँ पे क्लोज प्रोसीडिंग्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत से अधिकतर जो कहें मेजॉरिटी जो मैटर्स होते हैं वो ओपन कोर्ट में होते हैं। सो इट्स नथिंग अबाउट देयर आइडेंटिटी बीइंग डिस्क्लोज, क्योंकि वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ मोर कंसर्निंग इज़ अगर वो सोल ब्रेड विनर है, आप इमेजिन करें, और मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आता है, और ये तो यहाँ आराम से है लेकिन फैमिली वहाँ सफ़र करती होगी अगर वो सोल ब्रेड विनर है, और ये भी अफोर्ड ना कर पाए कि फ़ाइन भरे और फ्री हो जाए, या फिर बेल अफोर्ड करे और फ्री हो जाए इस छोटे से पेटी ऑफेंसेस के लिए। तो ये एक अच्छी ही बात हुई ना कि वो सर्विस दे अपनी और बाहर आए और अपनी फैमिली की देखभाल करे, और ही शुडंट रिपीट द मिस्टेक अगेन, क्योंकि दो चीज़ें होगी, उसके जहन में ये भी बात होगी कि अब लोग मुझे एक क्रिमिनल की तरह देखेंगे, सो बेटर है कि मैं आइंदा ये गलती ना करूं। और ये भी हो सकता है कि फैमिली को वापस आ जाएगा, वो उसकी अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएगा। जो स्टेक होल्डर्स है वो है एडवोकेट्स, लॉयर्स और पुलिस, लेकिन अवाम भी स्टेक होल्डर है क्योंकि वो भी इफेक्ट होती है कानून से। क्या अवाम को कैसे सिखाया जाएगा, या उसके मन में हाउ डू यू क्रिएट द डेटरेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज? हाउ डू यू डू दैट इन दिस न्यू लॉ? देखिए मैम, क्रिमिनल लॉज का एक आयरनी हमारी सोसाइटी की ये रही है, चाहे वो अर्लियर क्रिमिनल लॉज हो या न्यू क्रिमिनल लॉज, वो आयरनी रिमेन्स द सेम। क्योंकि पहले भी लोग हमारी सोसाइटी, आवर सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। दो तबके के लोग हैं, एक वो जो एजुकेटेड नहीं है, वो मेजॉरिटी सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ ऐसे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और एक ऐसा तबका है जो एजुकेटेड है, प्रोफेशनल्स भी हैं डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन अगर हम पहले कंपेयर करते हैं प्रीवियसली क्या हुआ था, दो द लॉज, द बेसिक प्रिंसिपल लाइज कि नॉट नोइंग द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज
फॉर बीइंग पनिश्ड। राइट। इसके बावजूद लोगों को कानून का पता नहीं होता कई था। पढ़े लिखों को भी पता पढ़े नहीं है लिखों कि को भी कानून इसलिए क्या है। नहीं जब तक वो खुद उस मुसीबत में नहीं नहीं आ गिर जाते जाते। तो किसी ने ये बॉदर नहीं किया कि क्या कानून है जाने के लिए। Exactly. हर शहरी को ये जानना ज़रूरी है कि बेसिक लॉज क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। ये अवेयरनेस की ज़रूरत हमेशा से रही है और मुझे लगता है ये नया कानून आने के बाद भी कुछ खास बदलाव नहीं होगा। इसकी ज़रूरत आगे भी रहेगी, चाहे नया लॉ हो या प्रीवियसली अर्लियर जो लॉ था। इसकी अवेयरनेस लोगों को कराती रहनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, अथॉरिटीज़ का काम है और हम लॉयर्स का भी काम है कि हम ऐसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहें और लोगों को कानून से आगाह कराएं, उनके राइट्स और जो कानून हैं, जो लॉज हैं, उससे उनको आगाह कराएं। मैम, आपने बहुत कुछ हमें सिखाया आज और आवाम को काफ़ी एजुकेट किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉयर्स की कंसर्न क्या है वो अगर आप हमें थोड़ा बताएं तो वी बी वेरी हैप्पी। इस लॉ को, इस क्रिमिनल लॉ को लेकर, नए कानून को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की और लॉयर्स की और जूरिस्ट की बहुत मेजर कंसर्न्स है और उसमें मैं कुछ चंद आपको गिना देती हूँ। ये जो आईपीसी और सीआरपीसी को और एविडेंस को रिप्लेस किया गया बाय बीएनएस एंड बीएनएसएस एंड बीएसए, पहली कंसर्न तो ये थी कि इसको, जैसे मैंने जिक्र किया कि इसको बहुत आर्बिट्ररी तरीके से, पासिंग ऑफ लॉ इटसेल्फ वाज आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा। जो कोई इसके ऊपर डिस्कशन के बिना पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया और उस वक्त पास किया गया जब 144 ऑपोजिशन मेंबर्स को जो है दोनों हाउसेस के सस्पेंड किया था। तो ओवरनाइट जैसे पास कर देना एक बिल, इतना बड़ा चेंज लाना, इटसेल्फ इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसके अलावा मैम दूसरी चीज़ ये, अमित शाह जी बहुत प्राउडली ये कहते हैं अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में, उन्होंने कहा कि हम सेडिशन को, जो एज ओल्ड सेडिशन का जो कानून था, हम उसको निकाल रहे हैं, उसको पूरी तरीके से एबॉलिश ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि उन्होंने इसकी जगह, अगर आप देखेंगे, सेडिशन का वर्ड इन्होंने हटाया। सेडिशन का वर्ड हटाकर इन्होंने सेक्शन 152 के अंदर एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया, रिप्लेस करके रख दिया और इसको बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिया। अब आप देखिए ये नए कानून के तहत, पिछले कानून में जो अर्लियर कानून था, क्रिमिनल लॉ हमारा था, इसमें कभी भी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को कभी रेफर नहीं किया। लेकिन अब इसको एक बाकायदा एन ऑफेंस बनाया गया है इन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी है, उसमें इसको इंक्लूड किया। जैसे एक्सपर्ट्स हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी अपनी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स, स्पेशली मैं यहाँ इंदिरा जयसिंह मैम को, जो सीनियर एडवोकेट है, उनकी अपनी राय है कि देखिए, इससे ये पॉसिबिलिटी ये है कि एक छोटा सा रायट है जो अगर छोटा सा दंगा हो जाए, इट कैन बी एलिवेटेड टू एन अटैक टू सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी एक छोटा सा, अगर मान ले कोई रायट हो गया, कोई कुछ हो जाए इस तरीके से, तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि इंडिया की यूनिटी को, हाँ, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, इसको ऐसे ऑफेंस बनाने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा, आप इंदिरा जयसिंह जी कहती हैं, ये तो बहुत ही वेरी सीरियस, इट्स वेरी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सीधा इम्पैक्ट करता है। अगर हम पिछले देखें, जो वोकल होकर बोले हैं गैर कानूनी बातों पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर, बिहेवियर पर, एटीट्यूड पर गवर्नमेंट की जिन्होंने भी आवाज़ उठाई, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, हमने उनका हाल देखा कि क्या हुआ। So this is a direct, it's like it will have a direct impact on your freedom of speech and expression as well as your right to dissent. यानी आप डिसएग्री नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ये तो ऑलरेडी ही पहले से ही ये कह रहे हैं कि
इनसे जो डिसएग्री करे, यानी ऑफिशियल विल से जो डिसएग्री करेगा, दैट इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अब आपको डिसेंट करने का, ऑब्जेक्ट करने का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पर ऑब्जेक्ट करने का आप कोई स्कोप नहीं, स्पेस नहीं रहता। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है और बहुत जायज़ कंसर्न है और फिक्र की बात है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि एफआईआर जो रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टरिंग एन एफआईआर इज नो लॉन्गर मैंडेटरी ऑन पुलिस, कहते हैं ये लोग। सीआरपीसी को जो रिप्लेस करके बीएनएसएस बनाया इन्होंने, अब ये कहते हैं ये नए लॉ के तहत ये है कि पुलिस पे ये मैंडेटरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि पुलिस किसी भी कंप्लेन को जो है एफआईआर में कन्वर्ट करे या रजिस्टर करे। स्पेशली 3 years to 7 years इम्प्रिजॉनमेंट के जो क्राइम्स हैं, इसमें एसएचओ को ये पूरे इख्तियार दिए गए हैं कि वो चाहे तो एफआईआर रजिस्टर करे, ना चाहे तो ना करे। तो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एसएचओ हो गए कि इसको No, but there is a new law saying that FIR, zero FIR. So what is the difference between that and this? Zero FIR is completely different aspect. That is where you can register an FIR at any place. At any place. But you are saying that they may not. They may. No, I am talking about basically मैं FIR की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि FIR पुलिस अब चाहो तो FIR करे, रजिस्टर चाहो तो ना करे। आप और मैं कंप्लेन लेकर अगर हम जाएं। But what I'm trying to ask you is, ma'am, when the government has made a law saying that the zero FIR is important because they understand that an FIR has to be registered, then where is the question of contradicting its own law? Zero FIR doesn't. Yes, it is. वही तो concern है. This law is contradicting itself, contradicting in many ways. I see. Understood? तो आप एक जीरो एफआईआर तो दूर की बात है, आप रेगुलर एफआईआर भी करना या नहीं करना, ये पुलिस की डिस्क्रिप्शन होगी। so that's the concern I'm asking you. यही कंसर्न है, कंसर्न तो यही है। तो आप पुलिस को अथॉरिटी दे दी गई है एसएचओ की, वो चाहे तो एफआईआर रजिस्टर करे, चाहो तो ना करे। अब इसी सिलसिले में देखिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो एक लैंडमार्क जजमेंट थी, 2014 तक पुलिस वाज नॉट बाउंड बाय लॉ कोई टू रजिस्टर एन एफआईआर। अब उसके बाद जो ये लैंडमार्क केस हुआ, जजमेंट आया ललिता कुमारी का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अब अगर कोई सीरियस क्राइम को रिपोर्ट करता है तो पुलिस को चाहिए कि एफआईआर को रजिस्टर करे या फाइल एन एफआईआर। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में आए थे। तो लेकिन अब न्यू लॉस की वजह से ये होगा कि अब एसएचओ की मर्जी होगी कि वो चाहे तो करें या ना करें। अब इससे देखिए, अब हम जानते हैं कि पुलिस फोर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है। ब्राइब लेना मुमकिन हो जाएगा, फिर से करप्शन बहुत हाई रेट पे होगा, और एक नॉर्मल आदमी ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो जाए अपनी तकलीफ सुनाए और कंप्लेन को जो है एफआईआर में कन्वर्ट करे या करवाए। ये तो अब पुलिस की डिस्क्रिप्शन हो गई। और अब आप ये बताइए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुलिस मीडिएटर बन जाए एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच। चाहो तो पुलिस कह सकती है कि भाई अब मामले को यहीं निपटा लो, एफआईआर की क्या जरूरत है। तो ये सारी बुराइयां और इतनी ज्यादा पावर्स जो पुलिस को दे दी जाएगी, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ द पावर एंड द अथॉरिटी में मिसयूज इट। तो ये एक कंसर्न है जहां एफआईआर अब नहीं रजिस्टर होगी और ये डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, एसएचओ की होगी। तो दिस इज अगेन वेरी डिफिकल्ट और एक बहुत कंसर्न की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही थी, अब आप यही देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया जी। ऐसा कानून बना दिया कि वो सारी मतलब इतने सालों से जो एक एक कानून पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई थी, अब वो कोई मायने ही नहीं रखती। अब उसकी सर्टिनिटी आने के लिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बात पॉइंट करती चलूं, जो आईपीसी और सीआरपीसी को ये कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनियल लेगेसी ये कह रहे हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे आईपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस और सीआरपीसी के तमाम ही प्रोविजंस, ऑलमोस्ट ऑल, सबकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। जब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इंटरप्रेट किया, तो क्या उन्होंने कॉलोनियल लेगेसी को रखा होगा?
जाहिर है Obviously उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, जाहिर है उन्होंने चेंजेस करे एक एक प्रोविजन को, तो उसके बावजूद ये सारा रिप्लेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। बराबर। लेकिन फिर भी इन्होंने किया, ऐसा क्यों किया, ये एक अपने आप में एक सवाल है। तो फिर ये कह रहे हैं कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से हटाने के लिए कर रहे थे, जबकि आपकी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या करना चाह रहे थे, एफआईआर को हटा दिया, और मैं आपको बता दूं डिटेंशन पीरियड को बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, ये एक लॉन्गर डिटेंशन पीरियड दिया। जैसे आपको सेक्शन 287 सीआरपीसी का पहले जो कानून था उसमें ये था कि 60 डेज और 90 डेज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर देगी और 15 दिन तक पुलिस की हिरासत में किसी को भी लिया जा सकता है, पुलिस कस्टडी। सो इट इज ऑल्टरनेट थिंग, यानी शिफ्ट होता रहता था, पुलिस कस्टडी कुछ दिन और जुडिशियल कस्टडी कुछ दिन। अब देखिए ये लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 287 प्रेजेंट न्यू लॉ कहता है कि हर हाल में 15 डेज की कस्टडी पुलिस को एक्सक्लूसिवली मिलेगी। अब आप बता दो, ये लॉन्गर डिटेंशन हो सकता है ओवर द 60 डेज भी मांगे ये लोग, 90 डेज में भी मांगे ये लोग, पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। अगर ये सोच लें कि अगर किसी एक्यूज्ड को बेल का राइट अगर वहां हो भी तो वो बेल नहीं ले सकता है, But this क्योंकि वो is पुलिस injustice to कस्टडी them, में no, ma'am, for the under trial or whatever you call हाँ, him. अब It's an injustice to it. of course, अब यही तो सवाल करेंगे जिसे आप हैरान हैं, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की भी कंसर्न्स यही है कि ये इनजस्टिस को, जस्टिस कहाँ हो रही है, मतलब अक्यूज्ड के राइट्स को तो पूरा अनदेखा किया जाएगा। अक्यूज्ड एक कल्प्रिट नहीं होता है जब तक फैसला कोर्ट से ना आए। अक्यूज्ड के ऊपर सिर्फ एलिगेशंस लगाए गए हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत अगर सारी कार्रवाई की जाए तब जाके कोई फैसला हो। लेकिन किसी ने एलिगेशंस लगाए, आपने इसको लॉन्गर डिटेंशन में रखा, और हमने पिछले जब लॉन्गर डिटेंशन के नुकसान में बता दूं और कंसर्न्स में बता दूं, हम देखें अगर हम पलटा के क्रिमिनल हिस्ट्री अगर हमारी देखते हैं तो कितने लॉकअप डेथ्स हमने देखे, कितने कस्टोडियल डेथ्स हमने देखे। तो ये अब्यूज ऑफ पावर, अथॉरिटीज इस पावर को अब्यूज करने के पूरे अमकानात है। देयर इज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाता है कि लॉन्गर डिटेंशन पीरियड की वजह से एक तो इसको बेल मिलना, अगर बेल की राइट आए भी, डिफ़ॉल्ट बेल जिसे कहते हैं, 90 डेज में अगर आप आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कंप्लीट नहीं करती पुलिस, तो फिर उसको डिफ़ॉल्ट बेल राइट होता अक्यूज्ड का। लेकिन अब क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं, तो जो सेफगार्ड्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो सारे सेफगार्ड्स वीकन हो गए, कमज़ोर हो गए। तो ये सारा एक सवाल रख देता है कि क्या अक्यूज्ड अपने बेल का राइट पूरी तरह से फोरगो करे। लॉन्गर डिटेंशन पीरियड में क्या यह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो मजबूर होके न करने वाले जुर्म को भी अपने ऊपर ले ले, वो हरासमेंट से, वो टॉर्चर क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। इसके अलावा डिले प्रोसेस में हो जाएगा। ऑलरेडी जस्टिस देखिए, जैसे ना जो नेशनल डेटाबेस है, इट सेज दैट 83,000 cases are pending already. On this I wanted to ask you, ma'am, there is already so much pendency in the courts. Yes. And now the new law says that the investigations have to be completed faster. Yes. So how is it possible when there are, first of all, there are two different laws that the courts have to deal in. There is no proper infrastructure, even till date of 75 years of our independence. So how do you see, is there an impediment in implementation of this? ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए 2 कैटेगरीज ऑफ लॉ बन गए हैं। सब्सटैंशियल लॉ कांट बी अप्लाइड, सब्सटैंशियल लॉ को आप अप्लाई नहीं करेंगे पास्ट इवेंट्स पर, लेकिन प्रोसीजरल लॉज को आप पास्ट इवेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं अगर इट इज नॉट हार्मिंग द अक्यूज्ड। अब वो हार्म को लेके आर्ग्यूमेंट चलेगी कोर्ट में कि ये मेरे लिए हार्मफुल है कि नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड होते होते सुप्रीम कोर्ट को इसकी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अब आप देखिए, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन कोर्ट्स हैं, इतने सारे पेंडिंग केसेस की वजह से, इस अनसर्टेनिटी और इस कंफ्यूजन की वजह से, ना ही सिर्फ वहाँ कंफ्यूजन रहेगा कि मेरे क्या राइट्स हैं, मुझ पर क्या अप्लाई होगा, पुराना वाला कि नया वाला, ये कंफ्यूजन के साथ साथ सारे जस्टिस भी डिले हो जाएगी, कोर्ट्स को नतीजे पे आने तक और मजीद देर हो जाएगी। तो जस्टिस विल बी डिलेड, ये हम कह सकते हैं। अब तो बहुत पूरे उससे कह सकते हैं कि जस्टिस विल बी डिलेड।
और इफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एज यू नो दैट, ये कंसर्न रही। और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी बहुत प्राउडली एक और ये बात कह रहे थे कि हम 2027 तक 2027 तक कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कर देंगे इंडिया में। क्या ये मुमकिन है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक ख्वाब ही है, क्योंकि आप सोचिए कि एफआईआर से लेके जजमेंट तक अगर आप डिजिटाइजेशन करने के लिए जा रहे हो तो उन मार्जिनलाइज्ड और लोगों का क्या, या उन लोगों का क्या जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से दूर है, जिसको एक्सेस ही नहीं है। तो क्या ये मुमकिन है कि पूरा सिस्टम आप 100% क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप डिजिटाइजेशन करो? क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी भी नहीं होगा उन लोगों के लिए जो जिसको ये इसका टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का एक्सेस नहीं है और जानकारी नहीं है? Majority of the public do not have access. Since you spoke about digitization, under the new law, electronic evidence को भी डाला गया है मैम। तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश कर सकेंगे कोर्ट में? वो भी एक सवाल है अपने आप में, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम क्या इतने फुली इक्विप्ड हैं? अच्छा, साथ में ये भी तो आप जानिए, और आगे भी वो कहते हैं, यहाँ थोड़ी थमे हमारे अमित शाह साहब, वो कहते हैं कि अब हर क्राइम सीन पर सारा फोरेंसिक टीम जाएगी। हमारे पास क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रिमोट एरियाज में कहीं क्राइम होता है तो फोरेंसिक टीम वहां तक जा पहुंचे। अच्छा चले, अगर आप कर भी लेते हैं तो एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि जो फोरेंसिक टीम या फोरेंसिक साइंसेस की मदद से एक क्राइम को सॉल्व करना, ये मिसलीड करना है, ये गुमराह करना जैसा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो देखा गया है, यूएस ले लें और दूसरे ममालिक अगर आप ले लें, तो वहाँ पे फोरेंसिक टीम्स डेफिनेटली ऐसे ही जाती हैं, लेकिन दैट इज एक्चुअली मिसलीडिंग। वो गुमराही है, ना कि क्राइम सॉल्व करने में इतनी मदद होती है। सो एक्सपर्ट्स आर नॉट इवन इन दैट फेवर। तो अब ये कुछ चीज़ें थी जो मेजर कंसर्न की, जो मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज से मैंने अपने सीनियर एडवोकेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से सीखा, समझा, डिकोड किया और खुद समझ के और आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थी अफसर जहां मैडम जो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, और उम्मीद है कि फिर इस पे दोबारा से एक डिबेट लाएंगे जब थोड़ा सा कानून आगे होगा, एंड होपिंग दैट द न्यू लॉज विल ensure that the innocents are not punished. Thank you, शुक्रिया।